हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द अनदर वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर एल्कलिनिटी। सो जिस तरह से हमने वाटर का केमिकल पैरामीटर पीएच टेस्ट किया, उसी तरह से अब हमें एल्कलिनिटी भी टेस्ट करनी होती है रॉ वाटर सैंपल की, जिसे कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचाना है। हम एल्कलिनिटी भी चेक करते हैं बिकॉज अगेन एल्कलिनिटी का भी इम्पैक्ट, अगर वाटर में एल्कलिनिटी है तो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। एल्कलिनिटी क्या होती है? तो एल्कलिनिटी is which react with the hydrogen plus ion that react with the hydrogen plus ion. That means कि अगर एल्कलिनिटी है तो वो क्या करेगा, H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा और उसे एल्कलाइन बना देगा। क्या बोला हमने कि आयन दैट रिएक्ट्स विथ H प्लस आयन, आयन दैट reacts with this H plus ion। और अगर H प्लस आयन से रिएक्ट कर रहा है तो उसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा एंड उसे कन्वर्ट करेगा एज अ एल्कलाइन वाटर, एज एल्कलाइन। सो दिस इज एल्कलिनिटी। हम और अच्छे टर्म में इसको डिफाइन करें तो द क्वांटिटी ऑफ आयन इन वाटर दैट विल रिएक्ट टू द हाइड्रोजन आयन, मतलब हमारे वाटर में ऐसे वाटर आयंस की क्वांटिटी जो कि किससे रिएक्ट करें, इस H प्लस से रिएक्ट करें इस और उसे न्यूट्रलाइज करें, इसे हम कहते हैं एल्कलिनिटी। और हम अनदर टर्म्स में बोले तो एल्कलिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। हमने क्या बोला कि एल्कलिनिटी क्या है, आयंस की एबिलिटी है टू न्यूट्रलाइज एसिड, टू न्यूट्रलाइज एसिड्स। मतलब इस तरह से हमें तीन डेफिनेशंस में हम एल्कलिनिटी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। द फर्स्ट हमने क्या समझा कि ऐसे आयंस, पानी में वो आयंस जो कि H प्लस आयन से रिएक्ट करें और उन्हें न्यूट्रलाइज कर दे, एल्कलाइन बना दे, तो दैट आयंस आर एल्कलाइन आयंस। एल्कलिनिटी क्या है, वाटर में अवेलेबल आयंस की एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द एसिड। अगर हम एल्कलिनिटी के कंपोनेंट्स की बात करें कि वाटर में एल्कलिनिटी क्यों होती है, मतलब हमने ये जो आयन बोला कि आयन जो कि रिएक्ट कर रहे हैं H प्लस आयन से, तो ये कौन से आयन्स हैं? तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। वाटर में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, एल्कलिनिटी को प्रोड्यूस करते हैं। हम अभी मेजर कंपोनेंट्स भी देखेंगे, कुछ माइनर कंपोनेंट्स भी होते हैं पानी के अंदर जो कि क्या करते हैं, एल्कलिनिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? तो H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करके। तो मेजर कंपोनेंट्स जो कि H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करते हैं और एल्कलिनिटी को कॉज करते हैं, दीज आर कार्बोनेट CO3 2 माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस एंड OH माइनस, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कास्टिक एल्कलिनिटी, OH माइनस आयन को। एंड CO3 क्या है हमारा, कार्बोनेट। HCO3 हमारा क्या है, बाइकार्बोनेट्स हैं, जिसमें क्या आपको दिख रहा है HCO3, दीज आर बाइकार्बोनेट, दिस इज कार्बोनेट आयंस एंड OH माइनस आयंस आर कास्टिक एल्कलिनिटी। इनका नाम क्या होता है, कास्टिक एल्कलिनिटी। तो ये तीन कंपाउंड्स, ये तीन आयंस हमारे क्या करते हैं, पानी के अंदर मेजर कॉज है एल्कलिनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा कई माइनर कंपोनेंट्स भी होते हैं, माइनर कंपोनेंट्स जो कि क्या करते हैं, पानी के अंदर एल्कलिनिटी को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो भी H प्लस आयन से रिएक्ट करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट इनका इम्पैक्ट कम होता है, जैसे HSiO3, इसके अलावा HS माइनस, HPO4, ये भी हमारे क्या हैं, ये हमारे माइनर कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी पानी के अंदर एल्कलिनिटी को कॉज करते हैं। लेकिन जब भी हम स्टडी करेंगे तो हमें पता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्कलिनिटी किसकी वजह से होगी, कार्बोनेट की वजह से होगी। अगर पानी में बाइकार्बोनेट आ गया तो उसकी वजह से होगी। अगर कास्टिक एल्कलिनिटी आ गई तो इसकी वजह से पानी क्या होगा, एल्कलिनिटी प्रोड्यूस होगी पानी में। तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं सिर्फ इन तीन की, हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे क्या है, मेजर कॉज ऑफ एल्कलिनिटी है। कैसे? तो हम समझते हैं, मान लीजिए कि पानी में क्या है, कार्बोनेट आयन है, तो ये कार्बोनेट आयन क्या करेगा, CO3 2 माइनस, ये अगर वाटर में है
तो ये H प्लस आयन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और ये क्या फॉर्म करेगा, HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट बना लिया। अगेन ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, HCO3 माइनस, that will react one hydrogen ion and it will form H2CO3. So in this manner ये हमारे H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये भी हमारे क्या करते हैं, एल्कलिनिटी को कॉज करते हैं। हम बात करें कि अब इस हमें पता चल गया कि वाटर में एल्कलिनिटी हो सकती है, तो हम इस एल्कलिनिटी का मेजर कैसे करें। तो एल्कलिनिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जिस तरह से हम पीएच वैल्यू निकालने के लिए भी क्या करते थे, टाइट्रेशन का यूज करते थे, उसी तरह जब हमें एल्कलिनिटी का मेजर करना है, हमें चेक करना है कि वाटर कितना एल्कलाइन है, उसमें कितने कार्बोनेट्स HCO3 OH माइनस आयन है जो कि H प्लस आयन से रिएक्ट करेंगे। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन के थ्रू ही हम चेक करते हैं एल्कलिनिटी को। आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हमने पीएच वैल्यू में पढ़ा था कि वहां इंडिकेटर क्या था, टाइट्रेशन कैसे होता है, इन पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। सिमिलरली आपको एल्कलिनिटी पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आप टाइट्रेशन करते हैं, तो टाइट्रेशन में आप क्या यूज करते हैं, 0.02N, मतलब 0.02 नॉर्मेलिटी का H2SO4 हम यूज करते हैं। एंड हम क्या करेंगे, यहां पर एल्कलाइन एंड एसिड सॉल्यूशन से टाइट्रेट करते हैं इन उस पॉइंट तक जहां तक क्या हो, H प्लस आयन हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मिलीलीटर ऑफ एसिड यूज कर रहे हैं, 1 मिलीलीटर ऑफ एसिड, 0.02N नॉर्मेलिटी का H2SO4, एंड हमें ये क्या दे रहा है, इट विल गिव्स 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एल्कलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट। से हम कंटिन्यू करें, एज CaCO3। मतलब हमें अब ये याद रखना है कि जब भी हम एल्कलिनिटी का कैलकुलेशन करते हैं, एल्कलिनिटी को मेजर करते हैं, तो एल्कलिनिटी हमें इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिलती है। मतलब आगे से जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे या फिर हम लैब में अगर टेस्ट करें, तो एल्कलिनिटी को हम रिजल्ट में क्या लिखते हैं, जितनी भी एल्कलिनिटी आई है आपकी इन मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 के टर्म में ही हम एल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, 1 ml ऑफ एसिड, 0.2N H2SO4 का हम यूज कर रहे हैं। वी नो दैट कि अगर हम समझे कि मास और मॉलिक्यूलर वेट को, अब देखिए क्योंकि हमें एल्कलिनिटी को समझना है, तो हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं 12th स्टैंडर्ड में कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वैलेंसीज क्या होती हैं। तो जब भी हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एक नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी गिवन मास है आपके पास सब्सटेंस का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो यहां हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर हम इनकी बात करें 2 हाइड्रोजन, इसको हम कंबाइन कर दें ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, 2H2O। अब मैं आपसे इनसे पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स या इसका मास कितना होगा, हमने पूछा, तो मास कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, मास विल बी, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, 2 into 2 हाइड्रोजन का हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट प्लस ऑक्सीजन 16 into 2, दैट विल बी इक्वल्स, हम इसको सॉल्व करें, 2 into 2 4 प्लस 16 into 2 कितना हो जाएगा, ये 36 ग्राम्स। तो ये हमें क्या मिल गया, मास मिल गया। किसका मास मिल गया, इस 2H2O का मास मिल गया हमें, कितना, 36 ग्राम।
तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मास को। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है तो भी हम यहाँ से गिवन मास निकाल सकते हैं। अब ये सारी टर्म्स जो कि मॉलिक्यूलर वेट, मास है, जो भी हमारा गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास है, ये सब हमें एल्कलिनिटी की कैलकुलेशन में इनकी जरूरत पड़ती है। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। हमें CaCO3 के टर्म में एल्कलिनिटी कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंट वेट को निकालना होता है। इक्विवेलेंट वेट, तो अब यहाँ से कुछ फॉर्मुलेज हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं कि इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी HCO3 है, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, CaCO3 है, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, CO3 है, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब मॉलिक्यूलर वेट आप सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, आप सभी ने 12th में पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। लाइक आपसे पूछा जाए CO3 का मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, HCO3 का कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो भी मॉलिक्यूलर वेट है इसको आप डिवाइड करेंगे वैलेंसी से, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? इक्विवेलेंट वेट की। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम का, कैल्शियम 2+, तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हम सभी जानते हैं 40 होता है। तो 40 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है? यहाँ पे +2 है, तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो नाउ 40/2 20, ये हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा इन ग्राम्स। तो इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? आपको इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट याद करना पड़ेगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, तो आपको पता है मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 24 होता है, डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बिकम 12 ग्राम। इस तरह से हम और सॉल्व करें, और हमारे पास हमें क्या जरूरत पड़ सकती है? CO3 का देख लेते हैं। CO3 का कितना होता है? कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? दैट विल बी 12 + 16 × 3 divided by valency 2, that will be equals to 30 grams। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट से ही हम क्या करेंगे? एल्कलिनिटी तक पहुंच पाएंगे। तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो हम टेबल फॉर्म पे इसको समझ लेते हैं, जो कि हमारे आगे तक काम आएगी। अगर हम बात करें CaCO3 के इक्विवेलेंट वेट की, हम बात करें कैल्शियम +2 के इक्विवेलेंट वेट की, तो यहाँ हम ले लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट, फिर हम ले लेते हैं वैलेंसी, और अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का कितना होता है? 100, वैलेंसी 2, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 50। ये आपको आगे तक काम आएगा। Ca2+ 42, ये आपका हो जाएगा 20। हम बात करें मैग्नीशियम की, तो +2 होता है, इसीलिए 90, मैग्नीशियम 24 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 12। इसी तरह हम बात करें SO4 2- की, तो दिस विल बिकम 96 2 एंड दैट विल बी 48। अगर हम बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 की कितनी होगी? 98 मॉलिक्यूलर वेट, वैलेंसी 2, दैट विल बी 49। अगर हम बात करें HCO3- की, HCO3 की, तो मॉलिक्यूलर वेट 61 और वैलेंसी 1 है, -1 होती है, यहाँ पे -1 है, तो आपका क्या आ जाएगा? 61 ही रहेगा। CO3 2-, इसकी बात करें तो दैट विल बी 62, तो ये आपका हो जाएगा 30। OH- की बात करें तो OH- में आपका कितना होगा? 17 1, दैट विल बी 17 इक्विवेलेंट वेट। इसी तरह H+ की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1। हाइड्रोजन कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, वैलेंसी भी 1 ही है, तो ये आपका 1 ही रहेगा। इस तरह से एक और हम समझे एल्यूमिनियम +3, तो 27 3, ये आपका हो जाएगा 9। एंड क्लोरीन का अगर हम समझे Cl, तो 35 2 एंड दैट विल 17.5,
इक्विवेलेंट वेट। तो ये इक्विवेलेंट वेट आपको इसीलिए हमने यहाँ पर लिखकर शो किया क्योंकि आपको थ्रू आउट दी एल्कलिनिटी कैलकुलेशन यूज होने वाले हैं। जब आपका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। एंड ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जितना भी आपका गिवन वेट है, मान लीजिए आपको दिया है कि पानी में इतने वेट में इतने ग्राम्स आपका अवेलेबल है कोई सब्सटेंस CaCO3, तो आप यहां से ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जो भी इक्विवेलेंट वेट है डिवाइडेड बाय जो भी गिवन वेट है, मान लीजिए CaCO3 का कंसेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 100 है, 200 है, 300 है, तो यहाँ पे आप गिवन वेट रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट हम पहले ही निकाल चुके हैं 50, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एल्कलिनिटी का कैलकुलेशन करते हैं। अगेन हम बात करें कि हमने लिखा था कि एल्कलिनिटी को हम किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो 1 मिलीलीटर ऑफ एसिड कौन सा था, 0.2 NH2SO4, एंड ये हमें क्या दे रहा था, कितनी एल्कलिनिटी प्रोड्यूस कर रहा था, 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एल्कलिनिटी। किसके टर्म पे, CaCO3 के टर्म पे। तो अब ये क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ देखिए 0.2 NH2SO4 मतलब ये 0.02 N है, 0.02 N नॉर्मेलिटी का आपके पास क्या है, H2SO4 है, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू आप यहाँ पे क्या करेंगे 100 डिवाइड कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट से, इज इक्वल्स टू ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1000। आप इसको चेक कर लीजिए, तो ये आपका टोटल कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ये 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, 0.02 हट के 100, तो दैट विल बी 1 इज इक्वल्स टू 1। इस टर्म में हम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने आपको क्या समझाया कि 1 मिलीग्राम पर लीटर एल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारी प्रोड्यूस होती है थ्रू दी 1 ml ऑफ एसिड विच इज 0.2 NH2SO4। इस तरह से हम एल्कलिनिटी का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एल्कलिनिटी क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्सप्रेस्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इक्विवेलेंट वेट। एंड इक्विवेलेंट वेट हमें पता है क्या है, हम कैसे निकालेंगे, तो वही मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी से। अब हम न्यूमेरिकल्स में इसको और अच्छे से समझेंगे कि हम किस तरह से इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट का यूज करके एल्कलिनिटी कैलकुलेट करते हैं। एंड हमें कुछ और चीजें हैं जो कि हमें रिमाइंड करनी है कि एल्कलिनिटी का इम्पैक्ट क्या है। तो ड्यू टू एल्कलिनिटी क्या मतलब एल्कलिनिटी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एल्कलिनिटी की वजह से वाटर क्या कर रहा है, इंक्रस्टेशन ऑफ पाइपलाइंस, हमारी जो पाइपलाइंस हैं इनमें क्या होता है, इंक्रस्टेशन प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई हमको एल्कलिनिटी को मेजर करना पड़ता है। एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ वाइट डिपॉजिट इनसाइड दी पाइपलाइंस विच विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पाइपलाइन। आप देखेंगे कि अगर पानी बह रहा है और पाइप में इंक्रस्टेशन हो गया है तो क्या होगा, वाइट डिपॉजिटेड फॉर्म होते हैं, और ये वाइट डिपॉजिटेड हमारे वहां पे जमा होते जाते हैं, जो कि पाइप की एफिशिएंसी को कम करते हैं। तो पाइपलाइन की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर एल्कलिनिटी ज्यादा प्रोड्यूस हुई तो एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। इसके अलावा हमारा सेडिमेंटेशन भी वहां पे प्रोड्यूस होगा। एंड आपको जब आप क्लोरिनेशन करेंगे वाटर का, तो वहां पे भी ये क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई हमें एल्कलिनिटी को समझना होता है। अब कैसे एल्कलिनिटी का कैलकुलेशन करेंगे ये हम न्यूमेरिकल्स में समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।